हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th फिजिक्स में लेसन 1 स्थिर वैद्युतिकी क्लास 12th का लेकर आ गया हूं। तो इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड कोई भी कहीं से कुछ भी पूछेगा आप बता ले जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं क्लास 12th का एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ ज़बरदस्त तैयारी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका स्कोर बहुत ही अच्छा कर सके। आपका जो सपना है, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं मुकाम को, उसमें मेरा सहयोग रहे, तो ये मैं चाहता हूँ। और इसलिए मैं इसको मद्देनज़र रखते हुए आपका क्लास 12th का पहला लेसन स्थिर वैद्युतिकी मैं लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं स्थिर वैद्युतिकी पूरा डी एंड करूँगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, कहाँ से जीरो से बताऊंगा, एकदम शिखर तक पहुंचाऊंगा। और कोई भी एक पार्ट से अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कहीं से कुछ भी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ लेता है, तो मैं गारंटी लेता हूं आप बता कर आएंगे 100%। लेकिन क्या करना पड़ेगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। और मैं क्लास 10th और 12th की ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूँ। यदि चैनल पर फर्स्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसमें सबसे पहले आ जाता है आवेश। क्या आ जाता है, सबसे पहले आवेश आ जाता है कि आवेश आखिर होता क्या है। आवेश ये है, जैसे इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों जो प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। यही चीज़ लिखना है, चलो लिख लो। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। आवेश क्लियर हो गया होगा। जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होता है उसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, याद कर लेना, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिएगा अच्छे से। इसमें भी कितना है, आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक बार ऋणात्मक। तो धनात्मक पहले हेडिंग डालिए। देखिए मैं ब्लैक पेन का कम यूज करके मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे, इसलिए। धनात्मक आवेश, ये क्या होता है, धनात्मक आवेश। और एक और होता है, पहली बात तो इसको भी लिख लीजिए, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो पहला हेडिंग आप डालिएगा धनात्मक आवेश। तो पहला हेडिंग इसमें क्या रहेगा, धनात्मक आवेश रहेगा। तो चलिए धनात्मक आवेश के बारे में देखते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ठीक, धनात्मक आवेश क्या होता है, जो धनात्मक होता है यानी कि जो प्लस रहता है, समझ में आया ना। जैसे किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। जिसपे आवेश की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसे धनात्मक कहते हैं। लिख लो, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो तो उस पर आवेश धनात्मक आवेश होता है। जिसमें क्या हो, आवेश कम, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको धनात्मक आवेश क्या होता है। अब चलते हैं ऋणात्मक आवेश की तरफ। अगला हेडिंग डालिएगा, ब्लैक पेन से डाल लेता हूँ, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक बिल्कुल एकदम सेम उल्टा होता है उसका, धनात्मक आवेश का। धनात्मक आवेश में क्या था कि कोई आवेश वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो, इस पे क्या होगा, आवेश की मात्रा अधिक होगा। लिख लो, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो, अधिक हो तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश होता है। तो उस पर आवेश
ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, आवेश होता है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके गुण भी देख लीजिए, आवेश के गुण। अगला हेडिंग क्या रहेगा, आवेश के गुण। इसके गुण क्या है, देखिए आवेश का जो होता है दो असमान प्रकार के, जैसे एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा, तो वही चीज़ इसमें लिखना है। दो असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक होता है और लोहा होता है, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन आप ऐसा अगर करेंगे कि चुंबक से पकड़ाएंगे तो कतई नहीं पकड़ेगा, वो दूर हट जाएगा। यानी कि अगर जबरदस्ती पास लेके जाएंगे तो ठेल ठाल के तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आवेश जो होता है वो अगर एक प्लस की, जैसे एक समझाना चाहूँगा उदाहरण के तौर पर, जैसे एक माइनस क्यू हुआ और एक प्लस क्यू हुआ, ठीक, तब ये दोनों आपस में जाएंगे। लेकिन अगर अभी इसके आगे भी बताएंगे, चलिए दूसरा लिख लीजिए। दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अभी बताऊंगा क्या प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब ये हुआ, जैसे दो चुंबक है, अगर दोनों चुंबक को मैं आपस में मिलाऊं या सटा दूं तो क्या होगा, चुंबक अपना कार्य नहीं करेगा। अर्थात जैसे लोहा हो गया और चुंबक मैं ले लेता हूं तो लोहा चुंबक को आकर्षित कर लेगा, लेकिन अगर चुंबक या लोहा से करेंगे तो आकर्षित नहीं हो पाएगा। सेम है। एक और लिख लेंगे, जब आवेश स्थिर होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ध्यान देना, जब आवेश स्थिर होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आवेश में और इलेक्ट्रॉन में संबंध। ठीक, तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताने वाला हूँ। चलिए अगले पेज में अब देखिए, इसमें आवेश और इलेक्ट्रॉन में संबंध एग्जाम में अक्सर एक नंबर में पूछ लेते हैं, मेहरबानी करके। तो चलिए लिखते हैं पहले क्वेश्चन ही क्या है। तो आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी जस्ट मैं आपको बताया क्यू से। तो आवेश क्यू और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, n में संबंध का ध्यान में रखना। ये चीज़ कि n में और q में संबंध पूछ लेता है तो क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है, जल्दी से याद कर लो, q बराबर NE का। याद भी होगा, जो अच्छी तरह से क्लास 10 में पढ़ाई किए होंगे उनके लिए याद होगा कि q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। तो यहाँ पर q क्या है, लिखो, जहाँ q है आवेश। अब देखिए n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बच रहा है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक मिनट, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक बात ध्यान रखना, E इज इक्वल टू, कभी कभी मान पूछने लेता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। E का मान अगर पूछ लिया, अगर E का वैल्यू नहीं दिया गया, न्यूमेरिकल इससे संबंधित पूछ लिया, तो आपको E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 रख देना है। तो अब अगला चलेंगे कूलाम का नियम। आखिर ये क्या होता है, कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम, ये आखिर क्या होता है कूलाम का नियम, जैसे दो बिंदु आवेश है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल लगता है, वो अभी देखिए पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले
लगने वाला आकर्षण क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान समझिएगा, मैं समझाऊंगा। देखिए, दो बिंदु आवेश यानी कि दो आवेश होगा, यानी कि दो बिंदु होगा, तो यानी कि जब दो आवेश हम लेंगे तो यानी कि एक Q1 आवेश हुआ और एक Q2 आवेश हुआ, दो आवेश हो गए ना। क्लियर समझ में आया ना? अब इसके कहा है, ध्यान समझिए, दो बिंदु आवेश के बीच, ध्यान समझिएगा, मैं बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा। आवेशों के बीच आवेश क्या होता है? Q1 Q2 होता है। लगने वाला बल क्या होता है? F। देखिए, लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी r से प्रदर्शित करते हैं, जो दूरी होता है। तो यानी कि बीच की दूरी क्या हो गया? यह प्रोपोर्शनल 1/r² हुआ ना, के वर्ग के। देखिए, दूरी जो होता है r होता है, तो इसके वर्ग क्या करेंगे? r²। कहा है फिर व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती जो होता है प्रोपोर्शनल आ जाता है, अनुक्रमानुपाती आ जाता है ना। अब ये जब प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि दो बार दिया है, और इसमें मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोनों को हम हल करेंगे। जब दोनों को हल करेंगे, ध्यान समझिए, दोनों को हल करने पर, दोनों समीकरण को हल करने पर अब ध्यान समझिए, इसमें F इसमें भी है, इसमें भी F है, तो इसको एक बार लिख देंगे। तो प्रोपोर्शनल इसमें भी है, इसमें है, तो लिख लेंगे। देखिए, Q1 Q2 लिख लो, ध्यान समझिएगा, इसमें क्या है? गुणे 1/r²। क्लियर हो बात? यानी कि ऊपर क्या है? एक में गुणा है, Q1 और Q2 का किस में गुणा है? एक में गुणा है, ठीक है ना। अब इसी हिसाब से करिएगा। देखिए कैसे करते हैं आगे। अब जब ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? F = अनुक्रमानुपाती के स्थान में एक नियतांक के रूप में क्या आ जाता है? K आ जाता है। क्या आ जाता है? K आ जाता है। तो K = क्या हो जाता है? Q1 Q2 अपान r²। अब इतना समझ में आया ना? अब इसमें से फॉर्मूला निकल जाएगा। तो F = क्या हो जाएगा आपका? देखिए क्या क्या बच रहा है? 1 K का वैल्यू जो होता है, ध्यान समझिए, K का वैल्यू होता है, यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, एक मिनट, उठ रहा है ना। देखिए, K का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/4πε0, ठीक। और 1/ε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये होता है K का वैल्यू, इसको भी आपको याद करना है। तो K का वैल्यू ये होता है, तो K की जगह मैं ये रख सकता हूँ 1/4πε0 रख सकता हूँ ना। अब देखिए, इंटू Q1 Q2 अपान r², इसको क्या करते हैं? सेम ऐसे हम लिख देते हैं, Q2 अपान r²। ये आपको समझ में मुझे उम्मीद है कि आया होगा। तो कूलाम का नियम बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब चलते हैं, अगला जो रहेगा वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसमें लिख दूंगा तब आपको समझाऊंगा। देखिए, ऐसा कमेंट आपसे मत कीजिएगा प्लीज़ कि भैया आपको ये नहीं आ रहा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, बहुत आसान है यार, मैं लिख इसलिए लिया हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो। इससे मेरा बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि आप सब स्किप करके चले जाते हैं, तो मेरा यही रहा। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस किया था जिस प्रकार से कि हर एक वीडियो यानी कि हर एक लेसन बाय लेसन एक एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसी प्रकार, इसीलिए मैं ये ऐसा काम किया हूँ। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? इसमें है एकांक परीक्षण आवेश। आवेश क्या होता है? Q होता है। ध्यान समझिएगा, आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? F होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर है इसको बोलते हैं ये, ठीक। तो वेक्टर E = क्या हो जाएगा? वेक्टर F अपान Q, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं। इसको अच्छे से क्लियर कर लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो E क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। F क्या है? वैद्युत बल हो गया, ठीक। और Q क्या हो गया? आपका आवेश है, ठीक। ये मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। देख लीजिए, अब इसके आगे जो है
ये बिंदु आवेश कार्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। ये कैसे ज्ञात होगा? अभी जस्ट मैं कूलाम का नियम ज्ञात किया। कूलाम का नियम का फॉर्मूला यही है, अगर मैं Q1 का Q2 का वैल्यू Q मान लूँ, हो सकता है ना, क्योंकि Q इक्वल टू ही Q1 Q2 माने थे। जब दो आवेश रहेगा तो Q1 Q2 मानेंगे, अगर एक ही आवेश है तो Q मान लेंगे। तो वही चीज़ माना हो Q, इसमें भी Q माना हो, Q1 की जगह Q रख दिया और Q2 की जगह 2 Q रख दिया, ठीक। तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, और सेम वैसे ही है, ध्यान समझिए। और E बराबर क्या होता है? F अपान Q होता है। तो E की जगह हम क्या रख दिए? F अपान Q इक्वल टू 1/4πε0, और जैसे सेम है ऐसे कर देते हैं। और बटे का Q है ना, इसको Q से Q काट देते हैं, एक Q बचा। तो E बराबर क्या हो गया? 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये भी आपके न्यूमेरिकल में मदद करेगा, मददगार साबित होगा, तो इसको भी आप क्लियर समझ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में और अच्छी तरीके से समझेंगे अगला हेडिंग। बहुत चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। देखिए जिस प्रकार से मैं बताया कि अब ये जो है वैद्युत द्विध्रुव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जितना बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट में ना इम्पॉर्टेंट भरा हुआ है पूरा अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये आखिर होता क्या है? देखिए पहले लिख देता हूँ, वैसे जैसे समझाता हूँ वैसे समझाऊंगा। चलिए पहले लिख लो। जब दो समान दूरी, इसीलिए मैं लिख के रखता हूँ जिससे कि समझाने में आप सबको आसानी हो। दूरी तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। अब देखिए मैं डायग्राम के हिसाब से मदद से आपको समझाता हूँ। देखिए मुझे उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा और दिख भी रहा शायद। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जैसे दो समान आवेश हैं और विपरीत आवेश, यानी कि क्या है? जब दो समान और विपरीत आवेश, यानी कि एक मान लेते हैं दो आवेश है, एक मान लेते हैं Q है माइनस Q है, एक मान लेते हैं प्लस Q आवेश है। जब दो आवेश है और इनके बोला है जब दो समान दूरी पर, यानी कि एक बीच में जब केंद्र होगा तो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी आपका ये भी होगा, ठीक। तो यानी कि इसको मान लेते हैं केंद्र। तो इसको ध्यान रखिएगा आप सब, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना हुई? L हुई, और यहाँ से इसकी दूरी लेंगे तो L हुई। यानी कि अगर टोटल हम ज्ञात करेंगे माइनस Q से इसका बीच की दूरी, तो कितना हो गया? 2L हो गया। समझ में आया ना? वैद्युत द्विध्रुव में जब दो समान, देखिए फिर से समझिए, जब दो समान तथा विपरीत दूरी पर, यानी कि एक माइनस Q और एक Q आवेश है और मतलब एकदम मध्य दूरी पर स्थित है, यानी कि जो बीच का पॉइंट है, जो बीच का केंद्र है, उसके इधर साइड और इधर साइड दोनों तरफ क्या है? बराबर दूरी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से इसको देखेंगे। जैसे दो समान, यानी कि प्लस Q माइनस Q, समान दूरी तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। अब चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसको भी पहले हम लिखते हैं और लिखने के बाद फिर से वही प्रक्रिया करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर पढ़ लेना आप सब, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? तो पहले लिख लेते हैं ना, एक आवेश लिखो, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश के बीच की अल्प दूरी, जो बीच की दूरी बचती है, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
अब क्लियर समझिए, इसमें क्या कहा गया है, दो आवेश हो, एक माइनस क्यू हो गया और एक क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश हो गया। ठीक, ये हो गया माइनस क्यू, एक माइनस क्यू आवेश हुआ, एक क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो दोनों की जो बीच की दूरी है, मान लेते हैं बड़ा बड़ा बना देते हैं आवेश थोड़ा, और इसको जो मिला देते हैं, तो यहाँ पर एक सेंटर होगा, यानी कि मध्य होगा। यहाँ से इनकी बीच की दूरी जो होगा यल होगा, और यहाँ से भी इनकी दूरी यल होगा। देखिए मैं बना दे रहा हूँ। अब टोटल अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है, एक आवेश का परिणाम एक आवेश अगले आवेश, यानी कि एक आवेश से एक आवेश अगले आवेश के जो बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी कितना है यहाँ पर, टोटल बीच की दूरी क्या है, 2l है। बीच की दूरी अल्प दूरी के गुणनफल के, देखिए आवेश के बीच, आवेश किससे प्रतीत करते हैं, q से, आवेश के माने गुणा, और बीच की दूरी क्या है इसमें, 2l है। फिर से देखिए, इसमें कहा है आवेश है, तो कहा आवेश क्या हो गया, q, अब बीच की दूरी क्या हो गया, 2l, बीच की दूरी के अल्प दूरी के गुणनफल मतलब गुणा के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव किससे प्रतीत करते हैं, P से। तो P बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2l। इसको क्लियर याद कर लेना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जो बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए P इसमें क्या है, P इक्वल टू Q इंटू 2l, तो P इसमें हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, और Q आवेश लिख देता हूँ। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक P का वैल्यू हो गया, और Q का वैल्यू क्या होता है, आवेश होता है, और जो 2l है ये क्या है, अल्प दूरी है, इनके बीच की दूरी जो अल्प दूरी है ये क्या होता है, 2l है। क्या है ये, अल्प दूरी का वैल्यू क्या दे दिया है, 2l दिया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलते हैं अगले पेज में देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जानने से पहले आप जान लीजिए वैद्युत विभव क्या होता है। मैं लिखा नहीं, बहुत छोटा था, और ये एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। वैद्युत विभव जो होता है V से प्रदर्शित करते हैं, और V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। W क्या होता है, कार्य होता है, किया गया जो कार्य किया जाता है, और Q क्या होता है, आवेश होता है, यानी कि किसी आवेश पर किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझा लिखना, तो वैद्युत विभव अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया जो कार्य होता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं, और V इक्वल टू W/Q, और W कार्य होता है, Q आवेश। चलिए अब देखते हैं इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर तो क्लियर करके जाएगा आपका, ये आएगा अगर तो, और आएगा जहाँ तक है, जैसे निरक्षी और अच्छी दोनों अच्छे से क्लियर समझ लीजिएगा। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको जानने से पहले आप जान लीजिए थोड़ा डायग्राम के बारे में। देखिए वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का डायग्राम कैसे था, कुछ इस प्रकार से था। ये बीच का दूरी हो गया, और एक माइनस Q हो गया, और एक प्लस Q हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, P है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी E। ठीक, ध्यान समझिएगा। अब अगर टोटल मानेंगे तो ये बीच की दूरी कितना हो गया, 2l हुआ। अगर यहाँ से हम बीच निकालेंगे, यहाँ से लेकर P की दूरी देखेंगे, हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक, और क्या है, और एक इसको यही पता है, तो एक बार क्या लेना है, जो है अगर प्लस Q आवेश लेंगे, यानी कि यहाँ से लेंगे, अगर प्लस Q आवेश से लेंगे यहाँ तक की दूरी को, तो क्या लेंगे, प्लस Q आवेश के लिए लेंगे R-L, क्योंकि देखिए भाई दूरी क्या होता है, R होता है, तो R में से जब L माइनस होगा तभी तो ये क्लियर हो जाएगा। अब फिर अगर माइनस लेंगे, माइनस Q वाला यहाँ से लेंगे, तो निकालेंगे क्या, R+L निकालेंगे। ठीक, और अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे तो R लेंगे, क्लियर ना, क्योंकि ये बीच की जो दूरी है ये R हो गया, तो R में से L घट जाएगा, L क्या है, R दूरी हुई, और जब ये L इधर है इतना L इधर है। ठीक, और वही चीज़ जो इसमें किया हूँ वही इसमें लिखा हूँ, लिखा क्या हूँ उसको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। माना -Q तथा +Q आवेश के दो कूलाम के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं। जब दोनों अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वही चीज़ इसमें कहा है। तो इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O मान लेते हैं, ये क्या हो गया यहाँ पर, A मान लेते हैं O है,
ओ से आर दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वहां पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जब प्लस क्यू आवेश लेंगे तो आर माइनस यल लेंगे, ये ध्यान में आपको रखना है। अगर जब माइनस क्यू आवेश लेंगे तो आर माइनस एल लेंगे। एक बात ये आप ध्यान में रखिए के चलिएगा, जब भी मैं अब सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें मतलब सवाल नहीं है, इसका जो वो आता है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन में बताने जा रहा हूँ, तो डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर करके चलना है साथ में, ठीक है ना, क्योंकि ये पेज छोटा है थोड़ा और इसमें बता पाना मुमकिन है पूरा। चलिए बताऊंगा, लेकिन टोटल ना ऐसा मैं सोच के बताऊंगा नहीं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लेंगे किसके लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए के कारण। अब छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा ना। प्लस क्यू के कारण जब लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि ई ज्ञात करना है, ठीक। तो दो बार ज्ञात करना, जैसे E1 और U2, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्या होता है फॉर्मूला इसका, जस्ट पहले मैं बताया था आपको, वैद्युत द्विध्रुव के पहले अगर बताया, ध्यान में रखे होंगे आप सब बात, तो मैं बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो Q क्या होता है, R था। तो बीच की दूरी जब प्लस क्यू आवेश लेंगे, अभी मैं जस्ट बताया था, यहाँ पर प्लस क्यू जब लेंगे तो क्या यहाँ पर लेंगे, R माइनस यल लेंगे, R माइनस यल का होल स्क्वायर लेंगे। क्लियर, समझ में आया ना, ठीक। अब देखिए ये क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण जब निकालेंगे तो E2 निकालेंगे, तो E2 इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ई क्यू के लिए निकाल रहा हूँ ना, तो Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ना ये बात, ठीक। अब देखिए R प्लस यल का क्या होता है, स्क्वायर हो गया, पेन खत्म हो गया, ठीक ना। अभी इसके पेन से करता हूँ, तो E2 का वैल्यू हो गया, यानी कि प्लस क्यू आवेश लिया और माइनस क्यू आवेश लिया, ठीक। एक बार ये आया, एक बार ये। आप दोनों के बीच क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो मैं अगले पेज में चलता हूँ, इसको दोनों नोट डाउन कर लो, और मैं याद कर लिया हूँ इसको ऑलरेडी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोले थे, मैं जस्ट पहले बताया था कि अंतर देखेंगे। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 होगा भाई। जब अंतर ज्ञात करेंगे, जब कम ज्ञात करेंगे तो E माइनस होगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए, अब E का वैल्यू तो पता नहीं मुझे, तो E इक्वल टू E1 का वैल्यू तो पता है मुझे, अभी जस्ट पहले मत बताया था 1 जिससे कि मैं बताया था, नोट डाउन कर लो। तो E1 की वैल्यू है रखना है एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, E1 का वैल्यू है। अब हम E2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। E2 का वैल्यू ज्ञात किए थे, क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। कुछ नहीं था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, और सेम चीज़ ऐसे है, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन वॉमन बन रहा है, तो इसको बना लेंगे ना। E इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से देखिए Q है, इसमें भी Q है, तो ले लो कॉमन। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको भी ले लो कॉमन। बच क्या रहा है, इसको लिख देते हैं। बच रहा है क्या, 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर। यही तो बच रहा है ना, Q कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, और इधर बच रहा है 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए E इक्वल टू आया इतना, ध्यान समझिएगा, ये वाले तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना तिरछा, जैसे आप भिन्न सॉल्व करते हैं, अब वैसे इसको आपको सॉल्व कर देना है। इसको इसमें करेंगे तो हो गया क्या, R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका करेंगे इसमें तो हो जाएगा R माइनस यल का होल स्क्वायर बटे R माइनस यल का होल स्क्वायर। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, नहीं पता ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में माइनस बी और एक कोष्टक में क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है। अब यही चीज़ करना, लेकिन इसको डबल बार माइनस कर देना, यानी कि R स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया, क्योंकि यही चीज़ देखिए, जब ये इस दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ पर मान लेते इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ मेरे भाई। देखिए फिर से ये हो गया ए का वैल्यू और एक हो गया बी का वैल्यू, समझ लेते हैं, सपोज दैट, तो अलग अलग कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि एक बार स्क्वायर नहीं रहता तो मैं स्क्वायर नहीं करता, लेकिन है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अब इसको कर देंगे हम क्या, क्लोज, यानी कि कर देंगे बंद। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, अंदर अंदर तोड़ दीजिए फटफटाट। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर स्क्वायर, ए का वैल्यू मान लेते आर है और बी का वैल्यू क्या है, यल मान लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL,
एक कोष्टक में माइनस, इसको भी ऐसे करेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का है। ठीक है ना, इतना जरूर समझ में आया होगा आपको। नीचे क्या बच रहा है वही चीज़ लिख देना है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ ना। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट दीजिए, नहीं तो देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, यही चीज़ है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है तो इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, माइनस का माइनस में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2RL। क्लियर। अब इसको कर देंगे क्लोज और इसका बट्टे लिख देंगे हम आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इतना जरूर समझ में आया होगा आपको। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है तो काटते पीटते लेकर इसको चलते हैं ना। ठीक, अब देखिए घबराइएगा मत, आराम से समझिए, बहुत आसान है आपका। आर स्क्वायर जो है इससे प्लस माइनस कट जाएगा और इसका इससे कट जाएगा, बच क्या आ रहा है वही चीज़ लिख दो, Q/4πε0 2RL और 2RL दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ध्यान समझिए। आप देखिए इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, देखिए दिमाग का काम यही ज़्यादा से अब है, ध्यान लगाइएगा आजकल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे चलते एक बार लेते हैं 4πε0 इंटू 2R एक बार लिख सकते हैं, एक बार 2L लिख सकते हो ना, क्योंकि दो दूनी 4RL हो गया। यही चीज़ मुझे करना था, क्यों कर रहा हूँ अभी देखो बताऊँगा क्यों। आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर ऐसे कर दो। अब Q का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q नहीं 1 लिखिए अब ना, क्योंकि Q का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 4πε0, क्योंकि मुझे काम बनाना है और जब काम बनाना होगा तो इसमें Q इसमें कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, Q 2R गुड़े 2L आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, P वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, P क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। क्या होता है, P Q इंटू 2L। देखिए Q मिला आपको और 2L मिला, इस दोनों की जगह मैं P रख सकता हूँ ना। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और ये इसी के आगे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। चलो मैं जिससे बताया कि आपका क्या होता है, P Q इंटू 2L, यानी कि Q और 2L की जगह मैं P रख सकता हूँ, वही काम इसमें करना है। बोरिंग मत महसूस करिएगा, मैं बता रहा हूँ आराम से और समझते रहिए आराम से, ठीक है। जाओ पानी वानी पी लो फटाफट तब तक के लिए, है ना। और पानी वानी पीकर फिर से एक बार जुट जाइए, क्योंकि आधे घंटे हो गए ऐसे लगातार पढ़ना मज़ा नहीं आता। पानी वानी पी लीजिए, फिर स्टार्ट करते, पहले इसको पूरा कर लो तब पानी पियो, ठीक। रहने दो, अभी 2 मिनट रुक जाओ प्लीज़ यार ना। अब देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा और तब मैं भी पी लूँगा, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके आगे थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा और आपको दिखाऊंगा। तो मैं जिससे बताया कि P क्या होता है, Q इंटू 2L, उसकी जगह मैं P रख देता हूँ, यानी कि E क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू, तो P रख दे रहा हूँ उसकी जगह और बच रहा है क्या, 2R बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बच रहा है यही चीज़, ठीक, ये आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यदि मान लेते हैं हम R क्या है बड़ा है किससे, यल से, तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब बड़ा रहेगा भैया तो यल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ यल की जगह मैं 0 रख दूंगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू P इंटू 2R है, तो इसको ऐसे लिख दे सकते हैं 2PR लिख सकते हैं ना, बटे, तो आर स्क्वायर है ये है, फिर भी स्क्वायर है इसका, यल स्क्वायर की जगह मैं 0 रख दिया, इसका फिर स्क्वायर कर दीजिए, है ना, और इसका 0 रख दिया तो इसका काम खत्म हो गया। देखिए 2 जो है इसमें समझ लो 1 गुणे 1 है, 1 गुणे 1 नहीं, 1 + 1 होगा, 2 है ही समझ लो, 2 है। तो इसको एक बार हम जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन इसके पास एक बच रहा है, क्योंकि R 3-4 बार था। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर आप मत लिखिए R गुणे R गुणे R गुणे R, क्योंकि R का कितने बार आपको करना था, गुणा 4 बार करना था ना भैया। तो एक बार मैं अगर काट दिए 3R बचा, तो यहाँ पर 3R है, समझ लो R का घाते 3 है, तो 1/4πε0 इंटू 2P बटे R का Q, ये आपका आया है
क्या आया है, जो मैं लगातार बोल रहा हूँ, लगातार आपसे बातें कर रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से क्लियर करके जाना है। अब चलते हैं निरक्षी स्थिति में। मुझे उम्मीद है कि आपको अब बोरिंग थोड़ा महसूस होने लगेगा और आप छोड़कर चले जाएंगे, तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप जल्द से जल्द पहले तो पानी पी लें और दिमाग फ्रेश कर लें। अभी तो और भी वीडियो बड़ा है थोड़ा सा, ठीक, और इसके बाद भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब पानी वानी पी लिए होंगे, थोड़ा नहा वहा लो जाके। चलिए भाई मैं पी लूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। अब इसी को मुझे क्या करना है, निरक्षी स्थिति में ज्ञात करना है भैया को। चलिए निरक्षी स्थिति में ज्ञात करो भैया। चलो हेडिंग डालो, लिखो निरक्षीय। देखिए निरक्षीय कई तरह के लिखा रहता है, तो मैं दूसरी तरह लिख रहा हूँ और बड़ा ऐसे भी अच्छा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो भी आएगा तो आपको यही आंसर लिखना है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक मिनट दिखाता हूँ ना, क्या ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में। अब तक क्या याद किए थे, अच्छी स्थिति में। अगर आगे इस तरह क्वेश्चन पूछता है, मैं बता दे रहा हूँ, लगातार मैं बता रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो आज का जो है पहले मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए लिखता हूँ पहले, तब आपको फिर दिखाता हूँ। चलो यही ना ज्ञात करना है। देखिए अब डायग्राम थोड़ा समझेंगे। देखिए पहले क्या है, मान लिया -q तथा +q आवेश के दो आवेश हैं, एक माइनस है एक प्लस है, बहुत अल्प दूरी पर 2l पर रखे हैं, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव का काम करता है, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। और कहे हैं द्विध्रुव के कारण मध्य बिंदु से r मात्रक दूरी पर कोई बिंदु P है, और जहां हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए डायग्राम थोड़ा सा, ये त्रिभुज का आकार का है, और जो बीच की दूरी है, मैं फिर से नहीं बनाना चाहूँगा क्योंकि बहुत आसान है यार, बहुत ईजी है, आप सब कर सकते हो ना। जो बीच की दूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्या है, r है। ये √, ये हुआ e, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर थीटा, यही कोड ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने वाले कॉपी में जिसमें थे हम सब, और उसी के आगे मैं सॉल्व करता हूँ कि मतलब इसके आगे कैसे होगा। तो प्लीज़ आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आप लिख सकते हो, तो ले लीजिए फटाक से, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ कर लिए होंगे इसका मरम्मत। चलो ठीक, अब देखिए क्या है, निरक्षीय स्थिति में, तो उसको मैं ऑलरेडी लिख रखा था मतलब लिखा अभी। तो देखिए अब क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यही चीज़ ज्ञात करना है ना। अब देखिए ध्यान से, जब निरक्षीय स्थिति में हम सब ज्ञात करेंगे, हम सब तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिए। तो डायग्राम आप सब देख लेंगे, तो पहले +q आवेश के लिए निकालेंगे, ठीक है। जब +q के लिए निकालेंगे, नीली पेन से निकाल रहा हूँ, +q के कारण, जब +q के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो E1, क्योंकि E मुझे ज्ञात करना है ना, तो E1 = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू q अपान क्या हो जाएगा, √r² - l का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि क्या होता है E का फार्मूला, E = क्या होता है, 1/4πε0 इंटू q/r। तो r का वैल्यू क्या है, √r² - l², जिसे कि मैं आपको डायग्राम में यानी कि फिगर में दिखाया। तो उसका ये इतना ये है, तो इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब -q के कारण निकालेंगे, तो E2 = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू, ध्यान समझिएगा, जब -q के लिए निकालेंगे, ये +q का लिए था ना, तो +q के लिए प्लस आएगा भैया, हाँ। तो -q के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यार, ये माइनस होगा ना, ये माइनस था और ये जब था E2, तो ये क्या हो जाएगा, √r² प्लस l का स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार मैं E1 के लिए निकालूंगा और एक बार क्या निकालूंगा, E2 के लिए निकालूंगा। अब थोड़ा इसमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या करना है, परिणामी। अगर इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे तभी ये एंड हो पाएगा, नहीं तो इसी में अटक जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में ही। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी कि क्या आ सकता है, ध्यान दीजिए, E = क्या आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 1/4πε0 इंटू q/r² प्लस l², ये हुआ एक, ठीक। ये वैल्यू एक आया था ना, क्यों, कैसे किया हूँ अभी मैं बता रहा हूँ, कैसे मैं इसको लिख दे रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। प्लस 1/4πε0 इंटू q/, क्या था, r² - l²। देखिए
अब आप सब थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से क्यों इसको लिख दिए कि मतलब एकाएक चेंज कर दिए, है ना, यही आप सब पूछ रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए ऊपर देखिएगा एकदम, यहाँ पर क्या था आपका, मान लेते हैं 1 अपान था, क्यू अपान था, बट 1 अपान मान लेते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, यही था ना। अच्छा ये बताओ, जब रूट हटाते हैं हम तो ये अंडर रूट, ये स्क्वायर काट देंगे, जब स्क्वायर काटेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर आ जाएगा ना। तो वही चीज़ तो मैं लिखा हूँ, उसकी जगह पर आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर लिखा हूँ, यानी कि मैं स्क्वायर जो था उसको हटा दिया हूँ पूर्ण रूप से। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा आप सब, ध्यान से 1 मिनट रुक जाओ। देखिए भैया इसमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा मुझे लगता है, तो इसमें ज्ञात करना है, आप सॉरी यार ज्ञात कर दिया सभी, कोई बात नहीं ना, सॉरी। देखिए क्या ज्ञात करना, उसके बाद ज्ञात करना है मुझे परिणामी, ज्ञात कर लो पहले। क्या ज्ञात करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात कर रहा है, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या होता है परिणामी, E1 कास थीटा याद कर लो प्लस E2 कास थीटा। अगर इसमें से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, E1 प्लस E2, यही बचेगा ना। इज इक्वल टू बराबर यही तो बचेगा ना। अब देखिए कास थीटा बराबर होता क्या है, इधर देखेंगे, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यही होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या है, डायग्राम देखिए फटाक से, आधार होता है उसमें यल है, और उसका कर्ण क्या है, आया है आपका आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, ये कास थीटा का वैल्यू आया है, ठीक है ना। अब पहले E1 और प्लस E2 का वैल्यू मैं रखता हूँ, तो इज इक्वल टू E1 का वैल्यू क्या आया था, 1/4πε0, जो कि मैं आपको पहले जैसे बताया कि वही चीज़ है। तो E1 का वैल्यू क्या आया है, ये इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये तो मैं जस्ट पहले बता दिया था, यही चीज़ रहेगा ना, 1 अपान आर स्क्वायर प्लस क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल का, सॉरी एक माइनस रहेगा ना, क्योंकि एक प्लस हुआ तो एक माइनस होगा, यल स्क्वायर, है ना। आप देखिए इसको बंद करके, अब देखिए क्या ज्ञात करना था, ये चीज़ आया है, कास थीटा का वैल्यू ये आया, यानी कि कास थीटा है ना, तो कास थीटा की जगह मैं यहाँ पर रख दूँ, कास थीटा को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, तो कहीं भी रख सकता हूँ। तो ये कास थीटा का मान लेते हैं यहाँ पर है, तो कास थीटा का वैल्यू क्या आया है, ये आया, तो इसको भी लिख देना है मुझे, ठीक है ना, यही चीज़ आया है। अब देखिए इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, देखिएगा, जोड़ है तो जुड़ जाएगा, क्या है, जोड़ है तो जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा जोड़ पे, पहले लिख दीजिए 1/4πε0, दोनों में है तो लिख दीजिए, इंटू क्यू है, क्यू है तो यानी कि क्या हो जाएगा 2Q आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर लिख दीजिएगा, आर स्क्वायर और माइनस यल स्क्वायर। ठीक, क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया आपका। या डबल स्क्वायर भी कर सकते हो, उससे कोई लेना देना मुझे नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका। और देखिए यल, अब इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर का 1/2, कैसे, क्योंकि रूट जब हटाऊंगा तो 1/2 मैं लिख सकता हूँ ना, जब रूट हटा दूंगा तो मैं 1/2 इसकी जगह पर रख सकता हूँ ना, कैसे पता हुआ ना। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अब देखिए इसको 1 अपान क्या आया है, 4πε0 इंटू 2Q, इसमें यल है तो लिख दो यल, ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अगर मान लेते हैं इसका स्क्वायर का कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो इसको अगर 1 + 2 में 1 ऐड करेंगे तो इसका करेंगे 1/1, 2 3/2 आया, यानी कि हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पूरे का 3/2 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक ठोकिए। देखिए फिजिक्स है, थोड़ा टाइट होता है, थोड़ा कठिन होता है यही सब, और कुछ इसमें है ये नहीं है। अब इसी से भाग जाते हो आप सब, जब इसी से भाग जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल भाई नहीं आएगा, मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको इसी तरह मिलेगा सब जगह, और मैं हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे आसान आपको इस चैनल पर मिले, ठीक है। और मेरा ये सफलता ज़रूर रंग लाएगी। प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कर देना, ठीक। अब चलिए उसके आगे, देखिए लगातार बोलता रहता हूँ ना, तो क्या होता है आप सब भी खो जाते होंगे, नींद लगने लगता होगा, इसलिए मैं ये सब कर दिया। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, यल क्या है,
छोटा है किससे, आर से मान सकते हैं ना। तो यल लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लगभग में किसके बराबर है, यल 0 के बराबर है। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2QL अपान आर स्क्वायर यल स्क्वायर 3/2। अब स्क्वायर पहली बात तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब आर स्क्वायर है 3/2, इसका वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो कोई लिखने से फ़ायदा नहीं। देखिए ये 2 2 कट सकता है, बचा क्या, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए पी इज इक्वल टू क्या होता है 2QL, किसके फॉर्मूला से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। तो यहाँ पर मैं पी रख सकता हूँ और आर का वैल्यू क्या आ गया 3। यही आपका आया है निरक्षीय स्थिति में, कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये आपका आ गया है। अब ये वाला आपका क्लियर हो गया है। अब चलते हैं इसी प्रकार से, फिर से आ गया अक्षीय और निरक्षीय। चलिए नेक्स्ट पेज में और उसमें दिखाता हूँ, और उसे मैं करके आपको सामने दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए, अब तक आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति आपने देखा, लेकिन अब आप क्या देखने वाले हैं, वैद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति और वैद्युत विभव के कारण निरक्षीय स्थिति, दोनों देखेंगे। और बस, और इसी के साथ मैं इसको, इस एक पार्ट को दी एंड करता हूँ, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही तक था कि वैद्युत विभव वाला देख लेते हैं। पहले हेडिंग डालो, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव का व्यंजक, व्यंजक अच्छी स्थिति। यही है ना, वैद्युत विभव का व्यंजक किस में ज्ञात करना, अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है। और इसका थोड़ा डायग्राम देखिए, जो आप तक अभी ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार से लगभग ये भी रहेगा, ठीक है ना। लगभग काफ़ी ज़्यादा वैसे, लेकिन अलग है तभी तो दिया है अलग से, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि बस इतना पढ़ लो, एक पार्ट आपका क्लियर, एक लेसन क्लियर, इतने देर का वीडियो में ना, मुझे लगता है 1 घंटे पूरा जाएगा टोटल, ठीक। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मैं इसको ऑलरेडी लिख रखा हूँ, अब इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे उम्मीद अगर आप समझ में आ रहा है, प्लीज़ यार 10-15 लोग को शेयर करिए, एक लोग तो बहुत लोग हो जाएंगे। चलिए, वैद्युत विभव किसे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो पहली बात तो इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव अगर जब वैद्युत विभव के लिए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु क्या होगा, O होगा, और यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P। तो यहाँ से यही ज्ञात करना है मुझे, V1 और V2, यही वैल्यू ज्ञात करना है, V1 और V2 ज्ञात करना है। एक मान लेते हैं -Q है और एक मान लेते हैं +Q आवेश है। क्लियर समझ में आ रहा है ना, सॉरी पेन नहीं चला। देखिए, एक हो गया -Q, एक हो गया +Q। अब यहाँ से अगर ज्ञात करेंगे यहाँ तक की दूरी तो R होगा, और यहाँ से ज्ञात करेंगे तो माइनस में होगा, R - L होगा। अब जब यहाँ से ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि R + L यहाँ तक होगा। देखिए, जब दूर रहता है भैया, दूरी है R होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। अब देखिए, +Q के कारण ज्ञात करते हैं, और इसमें लिखा क्या हूँ ये भी ध्यान से सुन लो। जो इसमें किया हूँ वही चीज़ इसमें लिखा हूँ कि माना -Q तथा +Q कूलाम के 2 आवेश हैं, बहुत कम दूरी पर रखे हैं, 2L पर रखिए। मध्य बिंदुओं से R मात्रक दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए अब इसको आगे करके, अब मुझे क्या करना है, हमेशा की तरह पहले +Q के कारण ज्ञात करेंगे, और अब की बार नहीं लिखूंगा ये वाला। देखिए, +Q के कारण कैसे ज्ञात करेंगे, तो V1 = हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R - L। यही होता है ना वैद्युत विभव का फॉर्मूला, याद कर लो कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R होता है। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R - L हो जाएगा, यही ना होगा ना। अब देखिए, अब +Q के कारण ज्ञात होगा, अब क्या ज्ञात करेंगे, -Q के कारण। -Q के कारण क्या रहेगा, तो V2 ज्ञात करेंगे, तो V2 हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, जब -Q का, इसमें यही ध्यान में रखना, जब वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर -Q लगाते हुए चलेंगे, ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब कुल विभव ज्ञात करेंगे, जब कुल विभव ज्ञात करेंगे तो जोड़ लेंगे, तो यानी कि V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 हो जाएगा, यही हुआ ना। अब V1 V2 की वैल्यू रख दो,
V1 का वैल्यू आया है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल, एक कोष्टक में प्लस, एक कोष्टक में क्या आया 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस यल। ध्यान में रखना भैया कि ये चीज़ जो है भाई लोग ध्यान रखो, ये वाला V1 है, ये V2 है, ठीक है। V1 का वैल्यू ये रखा मैं, V2 का वैल्यू ये रखा, यानी कि V1 का एक बार रखे हैं और एक बार क्या रखे हैं V2 का वैल्यू रखे हैं। इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए ये ऊपर का क्यू कॉमन दिख रहा है, लिख लो आर माइनस यल, आर प्लस यल नहीं है कॉमन, 4πε0 4πε0 यही कॉमन है, लिख लो 4πε0। बच क्या रहा है आपका 1/r माइनस यल बच रहा है, फिर प्लस का निशान, फिर क्या बच रहा है -1/r प्लस यल बच रहा है। क्लियर? क्योंकि भैया जब कॉमन ले लिए तो केवल r प्लस यल ही बचेगा ना, तो यही चीज़ है। अब अगले पेज में करते हैं और ध्यान में रखना है मल्टीप्लाई करना है तिरछा, तो आप सब भी इसको लिखते हुए चलिए चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा गुणा होगा, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कॉमन लिए थे q/4πε0, अगर उसमें तिरछा गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आपका r प्लस यल, एक कोष्टक में आएगा और एक कोष्टक में क्या आ जाएगा r माइनस यल आएगा, बटे के दोनों r माइनस यल गुणे r प्लस यल, और इसको कर देंगे क्लोज हम, ठीक है ना। अब देखिए v इक्वल टू, इसको लिख दो ऐसे 4πε0, देखिए भाई इसको हम तोड़ देंगे, r प्लस यल है तो इसको लिख देंगे। अब देखिए इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बटे के। देखिए एक फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी और एक कोष्टक में होता है क्या ए प्लस बी, ठीक। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखना है कि आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यही चीज़ लिखना है। अब देखिए यहाँ से कट गया, यल यल बचा, क्या हो गया 2l, तो v इक्वल टू क्या हो गया q/4πε0 इंटू 2l बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अगर मान लेते हैं यल छोटा है किससे, आर से, यानी कि आर बहुत बड़ा है, तो यल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। तो यल स्क्वायर की जगह हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू q/4πε0 इंटू, ध्यान में रखिएगा आप सब, अगर यहाँ पर मैं यल स्क्वायर का वैल्यू 0 रख दूँ, अगर देखो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर हम लिख सकता हूँ 2l इंटू क्यू इधर भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा मन जो करना हो कर सकता हूँ, क्योंकि क्यू मैंने अपने आप से उठाया, किधर भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख देंगे और यल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो आर स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो -0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए v इक्वल टू क्या हो गया 1/4πε0, और बात एक ध्यान में रखना है आपको कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कि P बराबर क्या होता है 2ql, ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसकी जगह मैं P रख सकता हूँ, तो P/r² हो गया। ये वैद्युत विभव का अच्छी स्थिति में आया है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब निरक्षीय स्थिति बहुत ईजी है, उसको आसानी तरीके से, जैसे देखिए भाई जो वैद्युत ध्रुव आप निकाले थे कि अच्छी स्थिति में, वैद्युत ध्रुव किस में निकाले थे, जब आप आज अच्छी स्थिति में निकाले थे तो इसी प्रकार से डायग्राम था। अब जब निरक्षीय स्थिति में निकाले थे तो मैं निरक्षीय स्थिति में जिस प्रकार से निकालने जा रहा हूँ वैद्युत विभव, वैसे सेम डायग्राम इसमें भी रहेगा। चलिए बनाकर अगले पेज में जना, अगले पेज में ही ख़त्म कर देता हूँ, बहुत छोटा है वो, बहुत मजा आएगा। चलो करते हैं अगले पेज में ही। क्या करना है, वैद्युत विभव लिखो, वैद्युत विभव का व्यंजक किस में ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति में। किस में ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसके पहले हम डायग्राम बनाते हैं, और देखिए इसके नीचे वाला आप सब लिख दीजिएगा कि -q आवेश प्लस q आवेश 2 आवेश है और 2l दूरी पर है। तो मैं डायग्राम फटाक से बना लेता हूँ। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, ये बीच में क्या हो गया O, और एक -q हुआ, एक क्या हो गया +q आवेश, और इनकी दूरी देखेंगे अगर तो 2l हुआ। जल्दी से छाप देता हूँ ना, क्योंकि टाइम 1 घंटा से ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखिए इसमें इसको मिला दिया और इसको इसमें मिला दिया। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर आप सब कर दीजिएगा कि स्क्रीन पर आपको किस प्रकार से दिख रहा है, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा ना। अब इसको कहाँ से मिला देंगे, इसको इधर से अगर मिला देंगे
तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हुआ यल, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो गया यल हुआ। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो ई निकलेगा, और अगर यहाँ से निकालेंगे E1 निकलेगा। यहाँ पर कोण बन रहा है ना, थीटा कोण बन रहा है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है P है, क्या है कोई बिंदु P है, ठीक है ना। एक मिनट, तो अब ये क्लियर हुआ आपको। अब प्लस क्यू के कारण निकालेंगे जैसे करते थे हमेशा, जिसमें और लिख दीजिएगा, मान लिया इसमें माइनस क्यू प्लस क्यू, आवेश के दो आवेश है, इसके बीच की दूरी 2l है, ठीक। अब एक बार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण जब निकालेंगे तो V1 होता है, V1 विभव ज्ञात करना है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, और ये देखिए ये वाली दूरी ध्यान समझिएगा, √r² प्लस यल स्क्वायर था, यही था ना। अब इसी प्रकार से इसको भी ले लेंगे, √r² प्लस यल स्क्वायर, लिख लो यही √r² प्लस यल स्क्वायर। बहुत आसान है ये, लास्ट तक देखिएगा बहुत मजा आएगा, ये तो बहुत आसान, सबसे आसान यही है। तो प्लस क्यू आवेश के लिए निकाल लिया। अब माइनस होल स्क्वायर इसका रहेगा, सॉरी यार, होल स्क्वायर। अगर इसको मैं काट दूँ, इससे √ को स्क्वायर से काट सकता हूँ, तो V1 का वैल्यू आ जाएगा 4πε0 इंटू क्यू अपान r² प्लस यल स्क्वायर, लिख सकता हूँ V1 का वैल्यू। अब ऐसे प्लस क्यू के लिए V1 का वैल्यू आपको क्लियर हो गया है ना। अब देखिए माइनस क्यू के लिए जब निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो V2 निकालेंगे, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वैसे रहेगा, केवल वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू अपान √r² प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें भी हम क्या काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, तो बचेगा क्या V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू है ये है, इसको इसके काटे क्या बचा r² प्लस यल स्क्वायर, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो पानी वानी थोड़ा पी लीजिए क्योंकि अब मज़ा आने वाला है ना, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे अपन लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं फटाक से। अब क्या करेंगे भैया, क्या करते हैं हमेशा, अगर कुल विभव ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यानी कि V इक्वल टू क्या करेंगे, V1 प्लस V2 जोड़ेंगे, V1 का वैल्यू क्या है वही लिख दो 1/4πε0 एंड तो जो है वही चीज़ लिखते हैं क्यू अपान r² प्लस यल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया प्लस V इक्वल टू आ रहा है ना, V2 का वैल्यू क्या है 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान r² प्लस यल स्क्वायर। देखिए ये प्लस वाला हुआ, ये माइनस वाला, अगर इसमें करेंगे माइनस क्यू तो यहाँ से माइनस क्यू कर सकते हैं ना भैया। जब यहाँ पर माइनस क्यू कर सकते हैं तो क्या होगा, दोनों तरफ हम काट सकते हैं। जब दोनों तरफ काट सकते हैं तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मुझे उम्मीद है 1 घंटे समथिंग हो गए, लगभग हो गया, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ यार 10-15 लोग को शेयर कीजिए जिससे सब तक ये लाभ पहुँचे। और मैं हर एक सब्जेक्ट आपका बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे कि अब अगला पाठ जो रहेगा गॉस की प्रमेय, आप तैयार हो जाइए गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए। इससे पहले मैं बता दूं, यदि चैनल पर फर्स्ट है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्लास 10th और 12th की ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूं। अगर न्यूमेरिकल देखना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इसका पहले न्यूमेरिकल ही आपको दिखा देता हूं, फिर इसके बाद से मैं आपका दूसरा पाठ गॉस का प्रमेय और तीसरा संधारित्र एवं धारिता। मैं हर एक संभव प्रयास करूँगा कि दूसरे दिन आपको हर एक नया वीडियो मिले हर दिन, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में फोड़ सके, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला देना है पूरे यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार जो इतना लास्ट तक आप सब वीडियो देखे। यानी कि आप सब में जज्बात है, आप सब में हौसला है, आप सब में जिद्द है, आप सब मुकाम पाएंगे, मेरा ये शुभकामना रहेगा। आप सबका तहे दिल से आभार एवं शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।